Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers, Chapter 17 Leasing and Hire Purchase. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agrawal bringing you simplified ways to understand accountancy. आज हम समझेंगे चैप्टर 17 जिसके अंदर हम लीजिंग क्या है और हायर परचेज क्या है, किस तरह से किया जाता है, इसको समझेंगे. फ्रेंड्स, लीजिंग क्या है? लीजिंग इज ओनर ऑफ एन एसेट. किसी बड़े एसेट का जो ओनर है वो उसके यूज के लिए, उस एसेट को यूज करने के लिए किसी और को दे देता है और उसके बदले वो रेंट रिसीव करता है एट ए पीरियोडिक इंटरवल. Thus, leasing is a contract where the owner passes the right to use an asset for payment of a rent periodic. Friends, leasing में दो पार्टीज होती हैं. लेसर LESSOR जो असेट का ओनर है, दूसरा लेसी LESSEE जो इस असेट के यूज के लिए उसे बोरो करता है और उसको यूजेज के बदले एक सर्टेन पीरियड के बाद रेंट देता है रेकरिंग बेसिस पर. फ्रेंड्स, आप जानना चाहेंगे लीजिंग क्यों, क्या फायदा है लीजिंग का? लीजिंग का पहला फायदा है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, वो बड़ी बड़ी मशीन्स लीज पे ले लेता है. फ्रेंड्स, इससे उसका कैपिटल स्टक नहीं होता. नेक्स्ट, उसका मशीन चेंज करने का अगर इच्छा हो तो वो यह नहीं पाता कि उसका कैपिटल स्टक है. वो उस मशीन को फॉरगो कर सकता है और लेटेस्ट मशीन हायर लीज पर ले सकता है, जिससे अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इजियर हो जाता है. दूसरा, कैपिटल इंडस्ट्री या मशीन इंडस्ट्री को कस्टमर्स मिलने में दिक्कत होती है. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास पर्याप्त फंड्स नहीं होते, फंड रेज करने की कॉस्ट होती है, प्लस अनसर्टेनिटी होती है कि मशीन का कितनी देर के लिए यूसेज चाहिए होगा. इसलिए ये मैन्युफैक्चरर्स लीजर्स का लीज करने के ऑप्शंस पे काम करते हैं. बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लीज पे लेती हैं और इससे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी हो जाता है, कैपिटल इंडस्ट्री भी ग्रो करती है और जो यूजिंग यूनिट्स हैं उनके लिए भी काम आसान हो जाता है. तीसरा, लीजिंग से टैक्स बेनिफिट भी है, क्योंकि बिजनेसमैन लगातार लीज्ड मशीन के ऊपर जो लीज मनी दे रहा है या रेंट दे रहा है वो उसको कॉस्ट में रिफ्लेक्ट कर देता है और कॉस्ट माइनस करने की वजह से उतना टैक्स बेनिफिट उसे हो जाता है. फोर्थ, लीज पर लेने से डेप्रिसिएशन का हेडेक नहीं है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ मशीन का हेडेक नहीं है. जो कंपनीज अपनी मशीन्स लीज पर देती हैं उनकी सेल बढ़ जाती है, उनको उनकी मशीन्स पर अच्छा रिटर्न मिल जाता है और अगर उनकी मशीन अच्छा परफॉर्म करती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उन्हें अच्छा रेंट भी मिल जाता है. इससे ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है लीजिंग से. फ्रेंड्स, जानना चाहेंगे कि लीजिंग लेने के डिसएडवांटेजेस क्या है. पहला, अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव मिल रहा है कैपिटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर लीज पर मशीन ली जाती है तो ये कैपिटल बेनिफिट नहीं मिलता. नंबर 2, जैसे ही मशीन आई, इंस्टॉल हुई, लीज रेंट शुरू हो जाता है, उसमें कोई जेस्टेशन पीरियड नहीं होता. अगर इंडस्ट्री के अंदर कुछ जेस्टेशन पीरियड है, पैसा आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो लीज करने में दिक्कत आ जाता है, जबकि फंडिंग लेने के बाद आप मॉरिटोरियम पीरियड ले सकते हो. आप जानना चाहेंगे लीज करने का मेथोडोलॉजी एक है, तो आंसर है नहीं. 4 तरह की लीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर. फाइनेंस और कैपिटल लीज. सेकंड, कैपिटल लीज. थर्ड,
सर्विस लीज, लिवरेज लीज याद करने के लिए FOSL, F से फाइनेंस एंड कैपिटल लीज, O से ऑपरेटिव लीज, S से सर्विस लीज, L से लिवरेज लीज। फर्स्ट फाइनेंस एंड कैपिटल लीज, ये एक तरह की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके अंदर एग्रीमेंट में जो लीज दी जाती है मशीन की वो फुल टाइम के लिए दी जाती है, ये कैंसिलेबल नहीं है। इसके अंदर ऑपरेटिव शुरू में इसके अंदर मेन फोकस रहता है कि शुरू में रेंट ज्यादा होता है एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड जब पूरा उसकी वैल्यू रिकवर हो जाती है उसके बाद बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का रेंट लेते हैं लीज के अंदर। इसका एग्जांपल है लीज पर ब्रिज गवर्नमेंट के लिए बनाकर देती हैं कंपनीज, लीज पर रोड्स बनाकर देती हैं गवर्नमेंट के लिए। तो जब तक इनकी ऑपरेटिव कॉस्ट नहीं निकलती तब तक लीज मनी गवर्नमेंट को लगातार देती रहती है। आफ्टर द लीज मनी पूरा पे हो जाता है उसके बाद सिर्फ ऑपरेटिव कॉस्ट रहती है जो रोड की मेंटेनेंस के लिए रहती है या ब्रिज की मेंटेनेंस के लिए रहती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑपरेटिव लीज। ऑपरेटिव लीज में टेम्परेरी है, शॉर्टर पीरियड देन द लाइफ, कभी भी कैंसिल की जा सकती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए बहुत यूजफुल है। इसके अंदर जो लीज लेसर और लेसी, लेसर के लिए ज्यादा रिस्क है, लेसी के लिए कम रिस्क है। ये लेसी के फेवर में ज्यादा है और वो समय समय पर अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, थर्ड कैटेगरी है सर्विस लीज। एग्जाम्पल बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स, सर्विस लीज। इसके अंदर सर्विस लीज में एयर कंडीशनर भी लगाएगा जो लेसर है और उसकी मेंटेनेंस भी करेगा, उसकी सर्विसिंग भी करेगा, उसका टाइम टू टाइम अगर ब्रेकडाउन होता है उसको मेंटेन भी करेगा। सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है लेसर और उसी का वो चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस एंड लीज मनी लेसी से लेता है। इसे लेसी का हेडेक बहुत कम है, मेजर हेडेक लेसर का है और लेसी अपना रेंट पे करके सर्विसेज का पूरा लाभ उठा सकता है। फोर्थ कैटेगरी है लिवरेज लीज। इसके अंदर लेसर और लेसी के साथ एक थर्ड पार्टी भी जुड़ जाती है जिसे बोलते हैं फाइनेंसर। लेसर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी करोड़ों रुपए की मशीन लेसी को दे सके, इसलिए लेसर फाइनेंसर से फाइनेंस ले लेता है, लेसी अपना केवल रेंट देता है। इस तरह से ये तीन पार्टी मिलकर बड़े बड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स को रन कर पाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम समझते हैं लीज का अकाउंटेंसी में किस तरह से यूजेज किया जाता है। लेसर जो ओनर है असेट का, वो अपने असेट्स में क्लियर मेंशन करता है असेट्स गिवन ऑन लीज। बैलेंस शीट को देख के आप बता सकते हो असेट्स गिवन ऑन लीज मेंशन रहेंगे असेट्स में। इसी तरह से जो लेसर है वो डेप्रिसिएशन लगाता है क्योंकि ओनरशिप उसके पास है और ये रिटन डाउन मेथड के रेट पर डेप्रिसिएशन लगाता है लेसर। जो भी एनुअल, क्वार्टरली या हाफ ईयरली लीज रेंट आता है तो उसकी एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंटल लीज। कभी कभी किसी बड़ी मशीन को लीज पे देने के लिए कमीशन एजेंट को कमीशन देना पड़ता है तो एंट्री रहती है कमीशन फॉर लीजिंग डेबिट टू बैंक। लेसी के अकाउंट्स में लीज रेंट डेबिट टू बैंक। जब लीज मनी देता है वो लेसर को तो सिंपल एंट्री होगी लीज रेंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट सेक्शन, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल। हायर परचेज क्या है? हायर परचेज के अंदर जो परचेजर है, हायर परचेज पे परचेज करने वाला है, और हायर परचेज सेलर, दो लोग हैं। हायर परचेज सेलर का ओनरशिप बनी रहती है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर दी जाती। हायर परचेज पे कोई भी चीज लेते समय डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन ओनरशिप हायर परचेजर के पास ही रहती है। हायर परचेज में कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स में कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, कितने में वो कंप्लीट हो जाएंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। और जैसे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है
ओनरशिप हायर परचेजर के फेवर में चली जाती है, हायर सेलर से वो हायर परचेजर को ट्रांसफर कर दिया जाता है ओनरशिप। नेक्स्ट फ्रेंड्स है इंस्टॉलमेंट सेल। एक चीज बेच दी गई, इमीडिएटली जैसे ही इंस्टॉलमेंट सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है जो भी परचेजर है। जैसा कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड अपॉन है उतनी इंस्टॉलमेंट लेने का जो सेलर है वो अधिकारी है। फ्रेंड्स, let us draw a distinction between hire purchase and installment sale. First, ownership. Hire purchase में ओनर हायर सेलर के पास रहती है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे दी जाती, लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल में जैसे ही इंस्टॉलमेंट सेल हुई उसी समय परचेसर के फेवर में ओनरशिप आ जाती है। हायर परचेज में ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ट्रांसफर होगी, जबकि इंस्टॉलमेंट सेल में जैसे ही डील हुआ उसी समय हो जाएगी। सेकंड, डिफॉल्ट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट हायर परचेजर में वो अपने गुड को वापस ले लेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल में सेलर वापस नहीं ले सकता क्योंकि ओनरशिप बायर के पास जा चुकी हुई है। उसके लिए उसे कोर्ट इंटरवेंशन चाहिए। बायर ऑप्शन। हायर परचेज में बायर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके गुड्स को वापस कर सकता है, लेकिन सेल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर एक बार चीज बिक गई सो बिक गई, वो उसको वापस करने का अधिकार उसके पास नहीं रहता बायर। नेक्स्ट, बायर्स राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स। हायर परचेज पे लिया हुआ गुड ओनरशिप हायर सेलर के पास है, इसलिए वो बेचा नहीं जा सकता, जबकि इंस्टॉलमेंट सेल पे लिया गया गुड क्योंकि ओनरशिप परचेजर के पास है वो उसे बेच सकता है। लॉस ऑफ गुड्स। अगर कोई भी चीज खो गई है या फिर चुरा ली गई है उसके लिए हायर सेलर कॉम्पनसेशन ले सकता है हायर परचेजर से, लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर ओनरशिप परचेजर की है, उसे केवल इंस्टॉलमेंट लेने का अधिकार है सेलर को, उस गुड की उस सामान की कॉम्पनसेशन के लिए वो नहीं कह सकता। तो फ्रेंड्स, हम चैप्टर को समाप्त करते हैं। लीज के अंदर दो पार्टीज होती हैं, लेसर LESSOR एंड लेसी। लेसर ओनर है जिस चीज को लीज आउट किया जा रहा है और लेसी उसका यूज करता है। लेसर रेंट प्राप्त करने का अधिकारी है और लेसी को रेंट पे करना होगा यूजेज के लिए। ओनरशिप लेसर के पास ही रहती है, लेसी के पास ओनरशिप नहीं आती। इंडस्ट्री के लिए बड़ा यूजफुल है। बड़े बड़े यूनिट्स, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हायर कर सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं। इससे उनका कैपिटल नहीं फंसता, टैक्स बेनिफिट रहते हैं, कॉस्ट ऑप्शन रहती है, अपग्रेड कर सकते हैं और मशीन्स की हेडेक काफी कम रहती है। लीज को देने के 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड फिनेंस एंड कैपिटल। ये लाइफ लॉन्ग के लिए लीज दिया जाता है जिसमें लेसर कॉन्ट्रैक्ट करता है लेसी के साथ कि हमेशा के लिए वह मशीन अपने पास रखेगा। शुरू में रेंट ज्यादा होता है, बाद में रेंट नॉमिनल हो जाता है। दूसरा मेथड है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव मेथड के अंदर लेसर मशीन या जो भी कैपिटल है वो लेसी को देता है। इसमें पीरियड छोटा होता है, लेसी कभी भी मशीन को वापस कर सकता है। इसके अंदर लेसी के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लेसर का ज्यादा रिस्क रहता है। थर्ड मेथड सर्विस लीज है। सर्विस लीज के अंदर जैसे कि एयर कंडीशनर्स में रहता है, सारी सर्विसेज वो एयर कंडीशनर प्लांट भी लगाएगा और उसकी मेंटेनेंस की सारी सर्विसेज भी देगा। इसके बाद लास्ट जो मेथड है वो है लिवरेज लीज। इसके अंदर 2 पार्टीज लेसर और लेसी के अलावा तीसरी पार्टी फिनेंसर आती है। लेसर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना लंबे टाइम तक पैसा फंसा सकता है, तो इसलिए वो फिनेंसर की हेल्प लेता है। ओनरशिप लेसर के पास रहती है लेकिन फाइनेंसिंग
लेसर को ही करनी होती है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो लेसर पे करेगा, लेसी केवल रेंट पे करेगा। ये मॉडर्न सिस्टम के अंदर काफी यूजेज में है। अकाउंटिंग में हमने देखा कि लीज पर दिया गया असेट गिवन ऑन लीज बैलेंस शीट में शो करा जाएगा। जो रेंट मिल रहा है लेसर को वो उसकी इनकम में रिफ्लेक्ट होगा। डेप्रिसिएशन वो लगाएगा, नेटिंग करेगा। अगर हम लेसी की बुक्स देखते हैं तो लेसी की बुक्स के अंदर जो रेंट वो पे कर रहा है वो उसके एक्सपेंस में आएगा, धीरे प्रॉफिट एंड लॉस में बाद में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चैप्टर के दूसरे सेक्शन में हमने समझा हायर परचेज। हायर परचेज के अंदर कोई भी सामान हायर परचेज पे जब ली जाता है तो हायर सेलर के पास ओनरशिप रहती है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर दी जाती। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती है तब हायर परचेजर के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। जितना भी रिस्क है वो हायर सेलर के उसमें रहता है, जब तक पूरा उसकी पेमेंट नहीं हो जाती वो वापस भी ले सकता है। और हायर सेलर का ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट तक बनी रहती है। हायर परचेजर के पास ऑप्शन वापस करने का हमेशा खुला रहता है। दूसरा एस्पेक्ट जो हमने समझा वो है इंस्टॉलमेंट सेल। जब भी सेलर इंस्टॉलमेंट सेल में सेल करता है तो परचेजर के नाम ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, सारा रिस्क परचेजर का हो जाता है। इंस्टॉलमेंट सेल पर सेल करने वाले का राइट इंस्टॉलमेंट्स पर रहता है। अगर सामान चोरी हो जाए उसको सेलर से कोई लेना देना चाहिए नहीं, क्योंकि ओनरशिप जो है वो इंस्टॉलमेंट सेल के बायर पर है। बायर से इंस्टॉलमेंट लेने का अधिकार सेलर के पास हमेशा ही रहता है। फ्रेंड्स, हमने चीजों को समझा। लीज क्या है, टाइप्स ऑफ लीज क्या है, हायर परचेज क्या है और इंस्टॉलमेंट सेल क्या है। आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जो मेरा पर्पस है जिससे कि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ जाए और विजुअल इंपेयरमेंट के बावजूद कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना हो, अकाउंटेंसी की फाइन ट्यूनिंग आपके समझ में आते जाए, ये पर्पस सॉल्व हो रहा है। आपको चीजें समझ आ रही हैं। अपना फीडबैक, अपना रिव्यू आप भेज सकते हैं akgrawl99@gmail.com या फिर 9999428886 पर। थैंक यू।